टोकरी तो तुम्हारे सर पर भी है जो मेकअप से भरी हुई है, और कोई बात सूझती ही नहीं है, कचरा रानी ना हो तो। जाज़ब कहाँ पीछे रहने वाला था, सेकंडों में हिसाब चलता कर गया था। व्हाट, क्या बकवास की है? बकवास नहीं मैडम, हम नाचीज ने तो आपकी तारीफ की है, कचरा रानी। साथ रानी भी तो बना दिया है ना। जाज़ब लफ्ज चबा चबा कर बोलता रमशा को सुलगा गया था। शू डाइनो, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। रमशा चीख पड़ी थी। हे कचरा रानी, आवाज नीची, मैं बहुत नाजुक सा बंदा हूँ, कान के पर्दे तो मत फाड़ो, और मुंह नोचने वाली ख्वाहिश तो मुझे भी बहुत है। हुमायूनी खेजी से बोला था, जबकि रिमशा का तो सर ही घूम गया था इसकी बात पर। डाइनो, सांड, रीछ, बदतमीज आदमी, ये रिश्ता आज अभी इसी वक्त खत्म। मनहूस इंसान, पकड़ो अपनी रिंग, आज के बाद मेरे सामने मत आना। रिमशा चीख कर रिंग हाथ से निकाल कर इसकी चौड़ी हथेली पर रख चुकी थी, जबकि जाज़ब इसके रिंग उतारने पर पेचोताप खाता इसको देख रहा था, जो तनफन करती अपना बैग उठाकर मुंह में अलकाबाज से नवाजती बाहर निकल गई थी। ओ रिमशा बीबी, तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा मैं, इसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। वो समझ चुका था रिमशा ने जानबूझकर लड़ाई को तूल देकर वजह तलाश करनी चाहिए, ताकि जाज़ब की नौकर बनने वाली ख्वाहिश पर दरिया नहरें चला दे। तभी जाज़ब ने जहरीली मुस्कुराहट सजाकर रिमशा के मामा को कॉल कर डाली थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जाज़ब बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक आंटी, आप बताइए तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का, आप बताओ घर में सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, मुझे आपसे बात करनी है। जी बेटा बोलो। वो आंटी, रिमशा मुझसे लड़ाई कर कर अभी रिंग मेरे मुंह पर मारकर चली गई है। जाज़ब ने टू दी पॉइंट बात कर डाली थी। क्या ऐसा किया इसने? इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, लाड प्यार ने बिगाड़ डाला है। मैं माजरत ख्वाह हूँ बेटा, आज इसका सारा लाड निकालती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, मैंने इसलिए आपको बताया, आप प्लीज इसे कुछ मत कहिएगा, और वो लड़ाई करेगी कि मैंने आपसे शिकायत लगाई है। जाज़ब प्लान कामयाब होता देख मुस्कुराहट दबाए बोला था, आप घर आ जाओ बेटा, आपके सामने वो रिंग पहनाएगी और माफी भी मांगेगी। जी आंटी, जाज़ब ने जल्दी से कहा और सीटी बजाता रिमशा के पीछे निकला था। चलता फिरता पार्लर, जाज़ब से पंगा इज नॉट चंगा। अब तुम शादी की तैयारी करो रिमशा बीबी, तुझको ही मैं दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। वो बड़बड़ाया, साथ ही गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठ गया, जहाँ रिमशा बैग पटक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ रही थी। तुम किधर? रिमशा इसको देखकर सुलग उठी थी। जिधर तुम उधर हम। जाज़ब इसकी रिंग अपनी छोटी उंगली में अड़ी से सीट से सर टिकाए रिलैक्स सा बैठ गया था। उतरो, मैंने कहा उतरो अभी की अभी। पार्लर, मेरा सर मत खाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, इमरजेंसी जाना है मुझे। वो यूं ही आंखें मोदे वार्निंग के से अंदाज में बोला था। अपनी गाड़ी में जाओ, निकलो मेरी गाड़ी से। अच्छा निकाल कर दिखाओ। जाज़ब ने आंखें वाकी, अपनी गिरे आंखें इसकी आंखों में डाली थी। एक पल को रिमशा गड़बड़ाई थी इसकी आंखों में संजीदगी देखकर। शू, पागल इंसान, चाहते क्या हो? रिमशा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं सख्ती करूं, सासू माँ ने बुलाया है मुझे। अब मजीद एक लफ्ज बोले गाड़ी चलाओ, नहीं तो मैं इसी गाड़ी के नीचे दे दूंगा। जाज़ब गंभीर सख्त आवाज में बोला कि रिमशा इसके बदले तेवर देख एकदम चुप हुई थी। गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। दिल में हौल उठ रहे थे कि न जाने अब इस कमीने ने कौन सी शिकायत लगाई होगी। ये तो घर जाके पता चलना था। सब खाना खाकर सीटिंग एरिया में आकर बैठे थे। समीर बेटे, आप जानते हैं कि हम यहाँ किस मकसद के तहत आए हैं? वजह साहब ने समीर को मतवज्जा किया था। जी अंकल, पर मैं ईमान की रजामंदी पूछना चाहूंगा। ईमान बीजिया और जरीश के दरमियान बैठी थी। दिल मुसलसल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। दुरानी मेंशन के तमाम अफराद आए हुए थे सिवाय अहमर के। बुरहान ने एक भी नजर ईमान पर नहीं डाली थी। वो संजीदा सा समीर और अपने बाप के साथ गुफ्तगू में मगन था। अभी वो कोई जवाब देती जब बुरहान का फोन रिंग हुआ था। बुरहान ने घूर कर कल यस की थी और फोन स्पीकर पर डाला था। ब्रो, मौलानी से पूछने की जरूरत नहीं है, साले साहब को भी बता दे इसी वीकेंड पर रुखसती रखे। बाकी इन लड़कियों के जो चौंचले हैं वो क्या मेहंदी शेंदी संगीत वगैरह वगैरह भले आज से शुरू कर दें। क्यों भाभी माँ? अपनी सुनाकर अहमद ने जरिश की ताई चाही थी।
हाँ हाँ बिल्कुल बेटा जी, वैसे ये 3 दिन का वक्फा भी क्यों रखा, आज ही करवा लेते हैं ना रुखसती। जरिश ने वहीं से बैठकर ऊंची आवाज में खफीफ सा तंज किया था। जब ईमान इसकी गंभीर आवाज पर दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। जब सब तुमने ही तय करना था तो हमें क्यों भेजा, खुद ही साथ आ जाते और ले जाते अपनी बीवी को। वजह साहब गुस्से से बोले थे। ऐसा तो मैं कर लेता, फिर इतराज आप ही को होना था। समीर ने इसकी बात सुनकर दांत पीसे थे। हो गया तुम्हारा, चल रख, अब हम बड़ों को फाइनल कर लेने दे। बुरहान ने मसरूई छिड़का था और खटाक से फोन बंद कर दिया था। लो भाई, सब कुछ तो इसने खुद ही फाइनल कर दिया है, अब हम क्या फाइनल करें। वजी 3 दिन बाद इतवार है तो वही दिन रख लेते हैं, रुखसती और सोमवार को वलीमा। पर बीजी इतनी जल्दी, अब की बार समीर ने दिल की बात की थी। जल्दी है देर पुत्र, लड़की ने अपने घर का होना ही तो है, तो 3 दिन बाद ही क्यों नहीं, बीजी ने समझाना चाहा। समीर तजब का शिकार हुआ था कि अपनी इकलौती नाजोपली बहन की रुखसती, वो भी इतनी जल्दी। ईमान बेटा, समीर ने ईमान को मुखातब किया, जो बिल्कुल खामोश से सबकी बातें सुन रही थी। जी भैया, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई इतराज नहीं है, ईमान सर झुकाए बोली और वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। अहमद की बातें कानों में गूंज रही थी, चेहरा शर्म के मारे लाल टमाटर हो गया था। 3 दिन बाद वो इसकी दस्तरत में इसकी मलकियत होगी। दिल ने बीट मिस की थी। वो बेड पर गिरकर अपना चेहरा तकिए में छुपा गई थी। इसके पीछे पीछे महम आई थी, इसको यूं देखकर परेशान हो उठी थी। ईमान, क्या हुआ? इसकी परेशान आवाज पर ईमान ने चेहरा तकिए से निकाला था। ओ, तो शर्मा रही हो, महम मुस्कुराहट दबाए बोली थी, जबकि ईमान ने घूरा था। यार, ये बहुत जल्दी है ना। पर अब तुम्हारे मियाँ का जो हुक्म है, किसी की मजाल जो टाल सके, महान ने मुस्कुराते हुए कहा था। इसे खुद से लगाया था, जबकि बड़े सब नीचे बैठे बाकी के मामला तय कर रहे थे। कल रात को इनके फंक्शन स्टार्ट होने थे, जिसमें पहले उपटन था, फिर संगीत था, अगले दिन मेहंदी थी, फिर बारात थी। सुबह सब औरतों ने मिलकर शॉपिंग करनी थी। लड़कों ने शाविला और मेंशन की सजावट करवानी थी। दूसरे तमाम मामलात इनके स्पुर्द किए थे। सुबह ही हमदानी मेंशन से सब शाविला आने वाले थे, फिर मेंशन जाना था। हसान भी कल से मेंशन शिफ्ट हो रहा था। रमशा और इसकी फैमिली भी कल ही से शाविला आना था। कुछ औरतों ने शाविला में रहकर तैयारियां करवानी थी, कुछ ने मेंशन में। वहीं लड़कों को भी डिवाइड कर दिया गया था। जरीश सजल सबके लिए मिठाई लेकर आई थी, सबने मुंह मीठा किया था। वो दोनों ईमान के कमरे में चली आई। बीजी नमाज पढ़ने लगी थी। वो जहां साहब सोमी साहब के साथ लॉन में चहलकदमी के लिए आ गए थे, जबकि बुरहान और समीर मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, बाकी के इंतजामात देख रहे थे। वो दरवाजा खोलकर इस अंधेरे में डूबी बंद कोठरी में आया था, जितनी छोटी थी कि बामुश्किल 2 आदमी अंदर तक जा सकते थे। आबद जोया का इलाज करवाने के बाद इधर ही फेंक दिया गया था। अहमद से मार खाने के बाद, आंख जाया करवाने, हाथों को निकारा हो जाने के बाद इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में सिक्योरिटी टाइट कर रखा गया था। जल्द ही वो सेहत याब हो चुका था। समीर के अंदर कदम रखते ही वो घुटनज़दा छोटा सा कमरा रोशनियों में नहा गया था। आबद जोया की आंख चुंधा गई थी, जिसने आंख पर हाथ रखा था। कुछ समय बाद अपने सामने लंबे चौड़े पुलिस यूनिफॉर्म में खड़े समीर शाह को देखकर आबद जोया घूम गया था। ज़बान तो कुचली जा चुकी थी, तभी वहशतनाक घूंगी की आवाज आने लगी थी, जैसे जख्मी जानवर अपने सामने मौत को देखकर निकालता है। कैसा लग रहा है? समीर ने सपाट लहजे में पूछा था, जबकि आबद जोया इसकी बात पर मुस्कुराया और इसका मुस्कुराना समीर शाह को सीखपा कर गया था। वो जानता था इसकी मुस्कुराहट महज समीर को चिढ़ाने के लिए है, मकसद इन पर गुजरे हुए हालात पर हंसना था। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। खैर, आज ये बल भी निकालते हैं, समीर ने इसकी मुस्कुराहट पर जहरखुन लहजे में कहा था। अपना बेल्ट निकाल कर इसका हंटर बनाया इसकी गर्दन में डाला था। आबद जोया की आंखें बाहर कुबली थी, फिर से घू घू करने लगा था। पर समीर बिना सुने अपने वादे के मुताबिक इसने अपने मरे हुए वालिदैन से जो किया था, आबद जोया के गले में पट्टा डाल के इसे यूं ही घसीटता बाहर की जानब बढ़ा था। तवील और इस राहदारियों से गुजर कर वो इसको यूं ही जमीन पर घसीटता बाहर लाया, जहाँ गाड़ी के पास अहमद और हसान खड़े थे। समीर ने इसको झटका दिया, अहमद के कदमों में गिराया था। अहमद इसकी बोटी बोटी तन से जुदा होनी चाहिए, यहाँ तक कि इसके गलीज आदमी को कोई भी हड्डी ना बचे। समीर इसके सीने पर पैर जमाए अहमद से बोला था, बेफिक्र रहे, ऐसा ही होगा।
इस आदमी को इबरतनाक सजा देने का वक्त आन पहुंचा है। तीनों की आंखों में इस वक्त शोला कैसी आग लपक रही थी। हसन कुछ फासले पर खूंखार डायमंड की रस्सी लिए खड़ा था, जो कि अपने मालिक के एक इशारे का मुंतजर था, जबकि आबद जोया हरासा नजरों से अपने ऊपर खड़े इस वजूद को देख कपकपा रहा था। तभी समीर ने अपना हाथ बेल्ट से हटाया था। उठ और भाग, अपनी जिंदगी प्यारी है तो। आबद जोया गिरता पड़ता उठा और बेल्ट यूं ही गले में डाल भागा था। क्या लगता है आज ये बच जाएगा? समीर ने अहमद की जानब देखा। नामुमकिन, इससे डायमंड नोच डालेगा। अब इसके रहने का कोई फायदा नहीं है। आप इसका अंजाम देखें, कहते अहमद ने सीटी बजाई कि इसके इशारे का मुंतजर बड़ा ब्लैक रंग का जुबान हिलाता डॉग जो अपने शिकार को भागता देख रहा था, इशारा मिलते ही रस्सी छड़वा कर भागा था। अपने पीछे आते ब्लैक रंग के बड़े से खूंखार कुत्ते को देखकर आबद जोया के भागने में तेजी आई थी, जो लम्हा ब लम्हा इसकी जानब बढ़ रहा था। डायमंड के मुंह से राल टपक रही थी। सुर्ख जुबान हिलाता वो आबद जोया की जानब तेजी से भाग रहा था। भागते भागते आबद एक मैदान में आ गया था, जो बंजर और वीरान सा था। दूर खड़े वो तीनों इनके आदमी सब ये तमाशा देख रहे थे। सर वो भाग जाएगा, अहमद का एक आदमी परेशानी से बोला था। नहीं भागेगा अहमद, इत्मीनान से बोलकर गाड़ी की बोनट पर बैठ गया था। तभी एक बार फिर से सीटी बजाई थी और ये वाज़ेह इशारा था कि वह आबद पर हमला कर डाले। इसकी सीटी की आवाज से डायमंड ने एक बड़ी जोरदार छलांग आबद पर लगाकर इसकी गर्दन को अपने बड़े बड़े दांतों में दबोचा था। देखते ही देखते वहां डायमंड जैसे 3-4 और ब्लैक रंग के जबान हिलाते बड़े बड़े कुत्तों ने आबद पर हमला किया था। इसकी चीखें बुलंद हुई थी। डायमंड और इसके साथी आबद को नोच घसीट रहे थे। आबद के कपड़े तन से फट गए थे, जिस्म से जगह जगह लहू टपक रहा था। इसकी फरियादें, आहें, सिसकियां वहां खड़े तीनों नफूस के अंदर जलती आग पर फवार बनकर बरस रही थी। कुछ ही देर में आबद जोया की बोटी बोटी नोच ली गई थी, अपने अंजाम को पहुंच चुका था। डायमंड और इसके साथियों ने आबद जोया का सफाया कर डाला था, जिसका हकदार था। इससे भी भयानक अंजाम को पहुंचना था। समीर ने गहरा सांस भरा था और नम नजरों से आसमान की जानब देखा था। अहमद ने सीटी बजाई थी कि डायमंड को इसके साथी मखसूस इशारा मिलते वहां से अपने पिंजरे में जाकर बैठ गए थे। आबद जोया की हड्डियां जो रह गई थी, इन पर अहमद ने पेट्रोल छिड़का था और लाइटर जलाकर इस पर फेंक कर वो तीनों वहां से निकले थे। घर में शादी के हंगामे रूज पर थे, इसलिए अपना काम खत्म कर समीर शाह विला की जानब अहमद हसन मेंशन की जानब गाड़ी मोड़ गए थे। ईमान, तुमने आज ये पहनना है? जरिशा हम सुबह ही से शाह विला आ गई थी। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की तो कुछ वो सारी औरतें मेंशन, विला, हमदानी हाउस और रमशा इसकी मामा भाभी सब मिलकर अब भी कर आई थी। इस वक्त शाह विला के बड़े से लॉन्च में बखेरे डाले बैठी थी। नहीं मानो, ये पहनना। हमने झट से एक सी ग्रीन शरारा और साथ ही शॉर्ट शर्ट इसके साथ लगाई थी। अरे ईमान, छोड़ो इनको, तुम ये वाला ड्रेस पहनना। रिमशा ने मेहरून और ग्रीन इम्तियाज का ड्रेस निकाला था। जी नहीं, ईमान अपनी भाभी की चॉइस का पहनेगी, तुम लोग बोलती बंद रखो। ईमान जानो, तुम ये वाला पहनना। सजन ने लाइट पिंक की शॉर्ट कुर्ती और साथ ग्रीन लहंगा दिखाया था, जबकि ईमान लाइट से पिंक सूट में सफेद दुपट्टे से सिलिके पर सेट पर किए दोनों बाजों की कूहनी टांगों पर टकाए हथेलियों को लेफ्ट राइट गाल पर रखे निचला होंठ निकाले बच्चों की तरह परेशान सी सबको देख रही थी, जबकि बड़ी औरतें सारी दूसरी साइड पर बैठी थी। ईमान के बाकी के कपड़े और गहने देख रही थी। अरे खामोश हो जाओ, सब बच्ची को परेशान कर दिया है तुम औरतों ने मिलकर। जाजब और हसन अंदर आते देख चुके थे, जब भी बुलंद आवाज में बोले थे। रिमशा ने जाजब को देखकर बुरी तरह पहलू बदला था, जबकि इसका ये नखरा इसकी माँ ने से मख्फी न रहा था। वो बस घूर कर रह गई थी। बीजी, आप ही प्रॉब्लम सॉल्व करें। कुछ ही देर में हमारी भाभी की क्या हालत कर दी है इन बतौड़ियों ने। हसन महम को देखकर लब दबाए बोला, जो इसके दिन के बाद से नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए घूम रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? बीजी ईमान के साथ लगाती प्यार से बोली थी। कौन सा ड्रेस पहनूं समझ नहीं आ रहा। ईमान ने बीजी से मिलते अपना मुद्दा बयान किया था। कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे सूट अहमद की पसंद के आने हैं। आज के लिए इसने ये ड्रेस भेजा है।
बीजी ने मुलाजमा के हाथ से बड़ा सा बैग इसकी गोद में रखा था, जबकि ईमान का दिल धक धक करने लगा था। मतलब यहाँ भी इसकी मर्जी चलनी थी। एक तरफ से अच्छा ही था ना, मसला ही हल हो गया था। नहीं तो किस किस की मर्जी का पहनती। हम देख लें बीजी। महम ने जल्दी से बैग उचक लिया था। हाँ हाँ जरूर। महम ने बैग से डब्बा निकाला था, इसको खोला। अंदर लेमन कलर का लहंगा कुर्ती था, जिस पर सोने की तारों से नक्शी लगी हुई थी। रेड कलर के बड़े बड़े स्टोन और मोतियों से जुड़ा वो लहंगा इंतहा का खूबसूरत था। देखने से मन ही नहीं भर रहा था। साथ ही हमरंग दुपट्टा मोतियों स्टोन से जड़ा हुआ था। इसके बॉर्डर पर इंतहाई नफीस सा काम हुआ था। सुर्ख नगीने लेमन कलर पर जगमग कर रहे थे। वाओ अमेजिंग, माशाल्लाह, इतना प्यारा। सबने देखकर अपने अंदाज में तारीफ की, जबकि माँ यकटक सी अपने माइयों के जोड़े को देखती गई। दिल पसलियों से टकराने लगा था। वो निचला लब दांतों में दबाए बैठी थी। चलो चलो लड़कियों, जल्दी करो, तैयारी करो। ईमान को फिर दूल्हे वाले घर भी जाना है ना। समीरा बेगम ने सबको उठाया था। शाला की तबीयत ठीक नहीं थी। इसे कुछ देर ही ज़हेब के साथ आना था। बाकी सब शाह बिल्ला में जमा थे। यहाँ से फिर से मेंशन जाना था। लड़कों ने मिलकर अहमद को भी उपटन लगाने की प्लानिंग कर रखी थी, जिससे इसे मख्फी रखा गया था। शाह बिल्ला में सब मेहमान आ चुके थे। लड़कियां सब फंक्शन की तैयारी कर रही थी। बाकी औरतें लॉन्च में बैठी बातें कर रही थी। वहीं एक तरफ कुछ लड़कियां ढोलक सजाए अपने सुरों से सबको डरा रही थी, तो कहीं अलका जी बनी हुई थी। शाह विला में फुल हंगामा बरपा था। मर्द हजरात मर्दान खाने में जमा थे। वैसे भी आज के फंक्शन में मर्दों का क्या काम, तभी इनको दूर रखा हुआ था। हसान, जाजब, ज़हेब सब ने मिलकर शाह विला को सजाया हुआ था। हर तरफ लाइटें और फूल लगे हुए थे। शाह विला में खूब रौनकें लगी हुई थी। सजल की माँ और चची ने सब इंतजामात संभाले हुए थे। साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रख रही थी। सजल, जरीश और शहला तीनों ही उम्मीद से थी, इसलिए इनको कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। रमशा महाम फुर्ती से यहाँ वहाँ भागती, काम करवाती फिर रही थी। वहीं नौकरों की फौज इनके दरमियान गर्दिश कर रही थी। लॉन्च में सारे सोफे सेट हटा दिए गए थे। एक बड़ा सा झूला गेंदे के फूलों से सजा रखा गया था। बरकी कुमकुमों से सजा झूला, जिस पर ऑरेंज कलर की चादर बिछाकर साइडों पर ग्रीन दुपट्टे का घेरा लगाकर बांधकर झूले के अतराफ झूल रहे थे, जिसमें जगमग करती छोटी छोटी लाइट्स बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। जरिश, सजल और शैला ने हल्की फुल्की ड्रेसिंग की थी। तीनों पीले जोड़ों में बालों में मोती के फूल लड़ियों की शक्ल में चुटिया में लगाए, कानों में झुमके, हाथों में गजरे पहने, नक्सक्सी तैयार मेकअप से अपने नए नकूश को दो आतशा किए गजब ढा रही थी। वहीं अपने शोहरों की अदा शक्लें देखकर एक दूसरे से नजरें भी चुरा रही थी। रिमशा महाम अंदर ईमान के पास घुसी हुई थी। सजल और जरिश तक को इजाजत ना थी। ईमान ने पार्लर जाने से इनकार किया था। वो दोनों इसे लिए न जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी।